गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 4 पढ़ा था और पार्ट 4 में हमने सिंपल फ्यूचर्स के सेंटेंस एक्टिव से पैसे किस तरह चेंज होते हैं वो समझाना था। टुडे वी शैल रेड फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि वो पता है मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंजेस नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसा कि आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूलाज। Subject plus will shall plus have verb की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका पीवी होता है ऑब्जेक्ट प्लस will shall प्लस have प्लस been verb की थर्ड फॉर्म by प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग उससे स्टार्ट होना पहले में आएगा विल शैल फिर ऑब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर WHS में हम देखेंगे हु वाला सेंटेंसेस। Who plus will shall plus have आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी होगा बाय होम will shall प्लस ऑब्जेक्ट प्लस have बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म। ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट के हमारे फार्मूलाज सारे। मैंने एक्टिव टू पैसिव किस तरह चेंजेस होते हैं उसके सारे फार्मूलाज लिख लिए हैं आपके सामने। अब इन फार्मूला पर से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए he will have celebrated his birthday. Sheila will not have learn all methods will you have some and old song? Who will have taught us Spanish
लैंग्वेज। देखिए आपके सामने मैंने 4 सेंटेंसेस दिए एक्टिव के, इसे हमें पैसे में चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। देख लीजिए आप कैसे फार्मूलाज था हमारा, फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट में हमें चेंज करना है इसको पैसिव में। हिज बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय हिम। ये चेंज होगा ऑल मेथड्स विल नॉट हैव बीन लर्न्ड बाय शीला। नेक्स्ट सेंटेंस चेंज होगा विल यू हैव संग एन ओल्ड सॉन्ग, इसका चेंज करना है हमें, तो विल एन ओल्ड सॉन्ग have been sung by you। और लास्ट सेंटेंस चेंज होगा by whom shall we have been taught Spanish language। ठीक है, ये थे हमारे फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने एक्टिव टू पैसिव में सेंटेंसेस चेंज किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस था ही विल हैव सेलिब्रेट हिज बर्थडे, इसका पैसिव बनेगा हिज बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज शीला विल नॉट हैव लर्न ऑल मेथड्स, इसका ऑल मेथड विल नॉट हैव बीन लर्न बाय शीला। नेक्स्ट सेंटेंस विल यू हैव सॉन्ग एन ओल्ड सॉन्ग, इसका होगा विल एन ओल्ड सॉन्ग हैव बीन सॉन्ग बाय यू। और लास्ट सेंटेंस है हु वाला, हु विल हैव टॉट अस स्पेनिश लैंग्वेज, इसका होगा बाय हुम शैल वी हैव बीन टॉट स्पेनिश लैंग्वेजेस। ये थे सारे हमारे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में। दोस्तों बाकी जो फॉर्मूलाज हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता। किसी भी जो यौगिक होता है उसमें प्रत्येक अवयव की हम द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे हिंदी में कितने नंबर आए हैं, हिंदी में कितने परसेंट आए, इंग्लिश में कितने परसेंट आए, कुल टोटल में से, वैसे किसी भी यौगिक में प्रत्येक अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालना है Na2SO4। अगर हमको इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। सोडियम का कितना 2 × 23 प्लस सल्फर का कितना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सब किसी भी जिसका हमको निकालना है उसका हमको क्या निकालना पड़ता है, अणुभार निकालना पड़ता है। अणुभार निकालने के बाद इसको हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। ये इसकी यूनिट, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे निकालना है सोडियम का परसेंटेज। जैसे आपके कुल टोटल नंबर है 100, ठीक है, या 400 हैं, उसमें से हिंदी के कितने हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, तो हर की परसेंटेज अपन निकालते हैं कि मेरे हिंदी में इतने नंबर हैं। तो उसी प्रकार हम किसी भी कंपाउंड में यानी यौगिक में जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, उनमें प्रत्येक अवयव की हम
द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे सोडियम की परसेंटेज निकालनी है। सोडियम की परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोडियम का इस यौगिक में सोडियम का भार यानी मास ऑफ सोडियम, इंग्लिश में मास ऑफ सोडियम, हिंदी में सोडियम का भार इस कंपाउंड में कितना है, और जो कंपाउंड है उसका अणुभार यानी सोडियम सल्फेट का टोटल अणुभार। सोडियम किस में कितना है, 2 × 23/142। कंपाउंड के अकॉर्डिंग यूँ अपने को सोचेंगे कि NaCl में, तो NaCl में हम कितना लेंगे, 23 लेंगे यानी 23 लेंगे। लेकिन अगर मुझे सोडियम सल्फेट में निकालना है तो हम कितना लेंगे, 46। तो कितना हो जाएगा इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 46/142 इंटू 100। ये जो आपकी परसेंटेज आएगी 46/142, ये अपन में ऊपर लिख रही हूँ मैं 46/142 इंटू 100। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आती है परसेंटेज 32.39%। इसका मतलब यानी इसका हम क्या रिजल्ट निकला कि सोडियम सल्फेट में सोडियम की मास परसेंटेज कितनी है, 100 में से 32.9%। टोटल में से जैसे अपने नंबर निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वैसे ही कुल टोटल में जितने नंबर आए हैं उसको हम क्या करते हैं, जैसे 100 का पेपर है और आपके हिंदी में कितने आए 80, तो 80/100 इंटू 100 यानी 80%। वैसे ही सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना है 46/142 इंटू 100/32। अब हमको निकालना है सल्फर का। सल्फर का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आप ऊपर लिख देती हूँ मैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। सल्फर का अगर परसेंटेज निकालना है, सल्फर का एक ही मोलिक्यूल है तो 32/142 इंटू 100 यानी हर जो है परमाणु या कोई भी अणु है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 22.54%, यानी कि सोडियम सल्फेट में सल्फर कितना है 22.54%। ऐसे हम किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निकालने के लिए मैं इधर निकाल रही हूँ। ऑक्सीजन का निकालने के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 4, तो 4 × 16 × 100/142, 64 × 100/142। तो हम क्या निकाल लेंगे, कितना आ जाता है आपके 45.07%। तो अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमको किसी भी कंपाउंड में हमको क्या निकालना है, हर कंपोनेंट का मास परसेंटेज या हर अवयव का जितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स उन सब का हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए जो कंपाउंड है उसको क्या करेंगे, उसका मोलर मास काउंट कर लेंगे। मोलर मास काउंट करने के बाद हर जो तत्व है वो कितना प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, उसका क्या लिखेंगे अपन, परमाणु या अणुभार अपॉन कुल टोटल कंपाउंड का अणुभार इंटू 100। ये देखिए जैसे मेरे को सोडियम का निकालना तो मैंने क्या किया, सोडियम का 23 × 2/142 इंटू 100, 46/142 इंटू 100 यानी कितना आया 32.39। यानी कि सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना प्रेजेंट है 32.39%। फिर मैंने निकाला सल्फर का कि इसमें सल्फर कितना प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में 100 में से, है ना। मान लो 100 है तो 100 में से सल्फर कितना है, तो सल्फर का एक ही मोलिक्यूल है तो 32/142 इंटू 100 22.54%। यानी Na2SO4 में सल्फर कितना है 22.54%। फिर हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया,
जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिया मैंने, जैसे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं तो 64 हो गए, 64, 16 से मल्टीप्लाई किया 4 को, इंटू 100/142 यानी कि 45.07%। इसका मतलब पूरे सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना है 32.39, सल्फर कितना है 22.54 और ऑक्सीजन कितना है 45.07%। इस तरह हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपोनेंट का हम क्या निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हमारे एग्ज़ाम में नंबर आते हैं कि हिंदी में कितने हैं, 100 में से हिंदी में कितने आए, 100 में से इंग्लिश में कितने आए या मैथ्स में कितने आए, तो हम क्या निकालते हैं परसेंटेज। वैसे ही कुल टोटल जितने नंबर का मार्क्स होते हैं उनमें से हमने कितने नंबर ऑब्टेन किए उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालते हैं। वैसे ही जो कंपाउंड है उसका आप क्या कर लो, मोलर मास निकाल लो यानी अणुभार निकाल लो, और उसमें जो कंपाउंड में सूत्र के अनुसार यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितने अणु प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनका मोलर मास निकालने के बाद जितना उसमें तत्व प्रेजेंट है या एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज काउंट करते हैं। तो ये आपके क्या है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे H2O में H2O मुझे कैलकुलेट करना है। H2O में हाइड्रोजन की कितनी परसेंट है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H2O का मोलर मास काउंट करेंगे। 2 × 1 + 16 = 18। फिर हम किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो 2/18 × 100, और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है, एक ही, यानी 16/18 × 100। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये आ गया आपके 11.11%, 11.11%, और ये आता है 88.89%। यानी कि 100 अगर कोई चीज़ है, हम सपोज कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल के में एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है 88.89% और हाइड्रोजन कितना है 11.11 यानी 11%। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड में हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट या हर कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे आपके जो हैं मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना। फिर हम पढ़ेंगे कि जो यूनिट्स होती हैं उनको कंसंट्रेशन में, विलियन में हम कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन भले इसका। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें आपको उनका मोलर मास निकालना हो। फॉर एग्जांपल हम किसी का भी ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का। हम कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकालते हैं, हर एलिमेंट का क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज कैलकुलेट। कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है एक का 16, तो 3 × 16 कितना हो जाएगा 40 + 12 + 48।
कितना हो जाता है 100, यानी कि 100 है। अब अगर मुझे कैल्शियम का क्या करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो कैल्शियम का कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? कैल्शियम कितना है 40/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 40%। समझ में आ गया? फिर मुझे कैलकुलेट करना है कार्बन का, तो कार्बन कितना है 12/100 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 12%। फिर मुझे करना है ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा 48/100 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 48%। ऐसे हम किसी भी जो कंपाउंड है उनमें हर कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। किसी का भी एक फॉर्मूला दे रखा है, 1 नंबर का आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि बहुत सारे आपके 30% कोर्स कट गया है। अभी तक हमने पढ़ा है मोलर मास किसे कहते हैं, अणुभार किसे कहते हैं, ग्राम अणुभार यानी ग्राम मोलर मास, एटॉमिक वेट है ना, ग्राम एटॉमिक वेट, कंसेप्ट मॉल कंसेप्ट हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, हमने यूनिट्स पढ़ी थी कि हम किसी को भी कैसे मेज़र करते हैं। इसके अलावा हमने सिग्निफिकेंट नंबर हमने इस चैप्टर में हमने पढ़े। अब हम जो पढ़ेंगे वो है कि अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर उसकी आपको परसेंटेज दे रखी है तो आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और उसका मोलर फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस कंपाउंड का आपको क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल यानी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र यानी कि क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम काउंट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चंस आता है। तो ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स देती हूँ, ये इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको कैलकुलेट, ये आपके एग्जाम्पल और दे रही हूँ जो आपको नोटबुक में करने हैं। 4 एग्जाम्पल सबसे पहले, जैसे CH4, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। कार्बन की और हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर लेंगे आप। पूरे का क्या निकालना है आपको, मोलर मास 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, मोलर मास कितना हो गया 16। फिर कार्बन की परसेंटेज निकालनी, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कितना हो जाएगा 12/16 इंटू 100। फिर आपको हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स 4/16 इंटू 100। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, CH4 यानी मेथेन में कार्बन कितना प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। तो हम किसी की भी मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप नोटबुक में करना। एक और मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल MgSO4 में हर कंपोनेंट का आपको क्या निकालना है, मास परसेंटेज, Mg का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। कैसे निकालेंगे मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ। मैग्नीशियम का कितना काउंट करेंगे आप 24, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, 32 +
4 इंटू 16, यानी कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64, ये हो जाएगा आपके मोलर मास। इसको आपको काउंट करके मैग्नीशियम का लिखना है आपको 24 अपॉन ये आ जाएगा इंटू 100, सल्फर का 32 अपॉन इसको आप काउंट करोगे वो, और ऑक्सीजन का भी हो जाएगा आपके 64 अपॉन इसको आप टोटल करोगे कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, 24, 32 और 64, 120, ठीक है ना। तो 120 हो जाएगा, 120 इंटू 100, सल्फर का 32 अपॉन 1 इंटू 100 और ऑक्सीजन का 64 अपॉन 120 इंटू 100। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी थी और काइनेमेटिक की जो तीनों इक्वेशन हमने पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा हमारा मिस्टेक क्या हो गई थी, तो इसमें हमारी मिस्टेक हो गई थी एस इज इक्वल टू हमने निकाला था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आया था, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला हमने यहाँ से बनाया था वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितना v प्लस यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई टी, और एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी कितनी चेंज होती है v माइनस यू डिवाइड बाय टी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा s मल्टीप्लाई a, और ये t है, सब यहाँ 2 लिख दिया था अपन ने, वही मिस्टेक हो गई थी। तो t जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इसके t से ये कैंसिल हो जाएगा t, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, इधर से v का मल्टीप्लाई v स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 का ट्रांसफर करेंगे 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2 का ट्रांसफर करेंगे क्या बन गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा हमारा t में मिस्टेक हो गया था, यहाँ हमने 2 लिख दिया था, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, भूल मत जाना, या 2 नहीं है या t है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास कोई कोई डायरेक्शन होगी, तो उसी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं साइन कन्वेंशन करते हैं। तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या बनाया, हमने मेथड बनाया कि ये वाला मेथड, ठीक है। इस अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं, राइट को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, और लेफ्ट को हम क्या बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं। तो यही साइन हमको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने किसी बॉल को यहाँ से, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ अगर इस बॉल को फेंकते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, तो हम जैसे जैसे देखेंगे कि ये वेलोसिटी है, यहाँ पर u वेलोसिटी है, इसकी कितनी वेलोसिटी है u, और u वेलोसिटी कितनी, अब फेंका है तुरंत तो u कितनी होगा 0 होगा, और यहाँ पर देखा हमने v, ठीक है। तो हमने देखा कि वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी, और यहाँ पर हो गए 0 हो गए। जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी टूवर्ड्स अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही थी, जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, नीचे कौन काम कर रहा है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के कारण क्या कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसको खींच रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जो एक डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी एक्सेलरेशन की। तो फोर्स किधर काम कर रहा है इसके ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कौन सी होगी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे
बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू होगी हम वो कौन सी लेंगे? तो हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है हमारी वो अपवर्ड है यानी पॉजिटिव है। तो जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है हमारी वो कैसी है? तो एक्सेलरेशन के कारण हमारे जैसे कि हमने इस बॉडी को फेंका ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और इनिशियल और वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में हमने देखा अगर फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा? क्योंकि इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? डाउनवर्ड है। कैसी है? डाउनवर्ड। क्योंकि फोर्स के ऊपर जो काम कर रहा है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन को हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे? नेगेटिव। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। कि जैसे कि इसी बॉल को हमने, ये कोई बिल्डिंग है हमारी, इस बिल्डिंग से हमने यहाँ से बॉल को फेंका, यहाँ से बॉल को फेंका अर्थ की सरफेस की तरफ। अब जैसे हम देखते हैं ये बॉल नीचे जा रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के पास जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो इसको जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है? 0। और फाइनल वेलोसिटी इसके पास कितनी है? v। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम है। और वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जी को हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? जी को हम प्लस लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, अगर वही डायरेक्शन हमारे एक्सेलरेशन की है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी के, ठीक है, तो वहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी या फिर जो एक्सेलरेशन हमारा होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ जैसे कि हमने देखा कि बॉल को हमने ऊपर की थ्रो किया और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? इसकी डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? रिटार्डेशन है। और वेलोसिटी का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है? g है। और g की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 9.8। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.8। और कैलकुलेशन के हिसाब से हम जो इसकी वैल्यू लेते हैं वो कितनी लेते हैं? क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, और राउंड ऑफ डिजिट में अगर इसको चेंज करेंगे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। तो हम कितनी लेते हैं? 10 लेते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये क्या होती है कि अगर कभी आपको बोला कि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, और अगर कोई हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं और वर्टिकल किसको बोलते हैं? तो जनरली आप जानते हो कि आप हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं? तो ये जो अर्थ की सरफेस है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। आप ऐसे सोचते हो जैसे कि ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है हमारी, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। पर ये अर्थ की सरफेस वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि हम जहाँ से खड़े हैं, हम जहाँ पर खड़े हैं, ये खड़े, तो हम जो खड़े होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं? हम वर्टिकली खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं? वर्टिकल खड़े होते हैं। तो हमारे से परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इतना ऊपर भी हो सकता है। अर्थ की सरफेस ही हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? वर्टिकल। अगर आप खड़े हो उसका 90 डिग्री, तो हम जैसे खड़े हैं तो हम ये खड़े, अर्थ की सरफेस पे ऐसे खड़े, हम ये ऐसे अर्थ की सरफेस पे हम खड़े, तो हमारा परपेंडिकुलर ये क्या होगा? ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस वाले को भी क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। इस वाले को भी क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये सारी चीज़ें क्या है? हॉरिजॉन्टल। पर अगर हम ऐसी लाइनें ड्रॉ करेंगे तो ये सारी क्या है? वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का मतलब अर्थ की सरफेस नहीं होता है। अब जैसे कि यहाँ पर कोई है, ये कोई देश है, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पे हम यहाँ पर भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी रहते हैं। अब यहाँ वाले लोगों के लिए ये वाला क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि वो लोग खड़े कैसे? इस डायरेक्शन में ऐसे खड़े हैं वर्टिकली, तो इनका हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? ये वाला इनका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो अब ये वाला जो खड़ा डंडा है वो हमारे लिए कैसा है? वर्टिकल है, पर इन लोगों के लिए ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होता है? जैसे आप खड़े हो तो आपसे 90 डिग्री जो होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और आप हमेशा जो खड़े रहते हो वो कैसे खड़े रहते हो? वर्टिकली खड़े रहते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या होगा? नेगेटिव है। तो जी की वैल्यू आपको इसके हिसाब से लेनी है। डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है, अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, राइट साइड है तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड है तो कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है। अब हमको करना है ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। क्या टॉपिक है हमारा? ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम देखेंगे।
ग्राफ इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ होता क्या है, तो ग्राफ जो हम बनाते हैं, जो हमारे बुकों में आप मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते होंगे, आप फिजिक्स में ग्राफ बनाते हो, या आप केमिस्ट्री में जो ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ग्राफ्स क्या होते हैं, तो ग्राफ्स क्या होते हैं, एक तरह का पिक्चर होता है। क्या होता है, एक तरह का पिक्चर होता है, और उस पिक्चर से हम किसी भी दो जो क्वांटिटीज़ है, टू क्वांटिटीज़ है जो एक दूसरे के रिलेटेड होती है, उन दोनों क्वांटिटीज़ को हम ग्राफ के माध्यम से, उस पिक्चर के माध्यम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो रिलेटेड क्वांटिटी, ठीक है, दो रिलेटेड क्वांटिटी का मतलब क्या हो रहा है, दोनों क्वांटिटी साथ साथ में चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी एक क्वांटिटी चेंज होती है तो उससे साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम उन दोनों क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, रिलेटेड क्वांटिटी। तो जब दो रिलेटेड क्वांटिटी होती है तो उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो पिक्चर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ सिंपल सा मतलब कि जो रिलेटेड क्वांटिटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक पिक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं, हम ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ क्या होता है कि जैसे कि मैंने बोला कि वो आदमी इतना दूर है, वो आदमी इतना दूर है, इतने टाइम में वो इतना दूर हो गया, फिर इतने टाइम में इतना दूर हो गया। तो मैंने बोला कि जैसे कि ये आदमी है, ये आदमी जब टाइम t1 था तब ये इतना दूर था, इतना दूर था। वर्ड पे ध्यान देना है, जब टाइम कितना है, t1 है, तब आदमी इतना दूर था, और जब टाइम t2 हो गया तब आदमी इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया। पर किससे और कितना दूर हुआ, तो ये आदमी t1 टाइम था, तो किससे कितना दूर हुआ, उसके लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो सबसे पहला हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ओरिजिन होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यानी ये जिस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इस पॉइंट से इतना दूर है, जब टाइम कितना है, t1 है, और जब टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, तब इस पॉइंट से वो आदमी इतना दूर हो गया। तो हम इस किसी आदमी की पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से आदमी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम बता रहे हैं कि वो आदमी इतना दूर हो गया, इतना दूर हो गया, पर उसके लिए हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, या फ्रेम ऑफ यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए, जिसके रेफरेंस में हम बता सकते हैं कि आदमी इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे वो कितना दूर है, कितना किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसकी बात की थी हमने, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें साथ में बदलती है। जब दो क्वांटिटी साथ में बदलती है तो उनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमने ले लिया, x ले लिया, ये y ले लिया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है, यानी कूल तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास 6 डायरेक्शन होती है। जैसे ये x है तो ये x कैसा है, पॉजिटिव x है। ठीक है, ये x कैसा होगा, तो ये x होगा माइनस नेगेटिव x। ठीक है, ये y कैसा होगा, तो ये y होगा पॉजिटिव लेते हैं हम, और ये जो y होता है इस y को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और एक जो तीसरी डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, x और y के परपेंडिकुलर, यानी बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जो z डायरेक्शन होती है उसको हम यहाँ पर 3D इमेज में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये तो ये क्या है, z। तो ये z जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव z, और ये जो z की डायरेक्शन है, ये जो है एक्सिस है, इसको हम लेंगे माइनस। z कैसा, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, तो x ये कुल हमारे पास 6 डायरेक्शन होगी, x, y और z। x नेगेटिव, y नेगेटिव और z नेगेटिव। ये 6 डायरेक्शन हम फिजिक्स में लेते हैं, और इन्हीं 6 डायरेक्शन के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन को हम करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम जो यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे वो हम सिर्फ x और y लेंगे, z हम नहीं लेते। ठीक है, तो ये x लिया हमने और ये y ले लिया। अब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, कि जैसे कि ये है टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब टाइम को हमने ले लिया। टाइम को हमेशा हम कहाँ पर लेते हैं, तो टाइम को हमेशा हम x एक्सिस पर लेते हैं। कहाँ पर लेते हैं, x एक्सिस पर लेते हैं। तो जैसे टाइम को हमने ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। कितना ले लिया, 1, 2, 3 और 4 और 5। यहाँ पर y एक्सिस में हमने किसको ले लिया, डिस्टेंस को ले लिया। किसको ले लिया, डिस्टेंस को ले लिया। ठीक है, और डिस्टेंस भी हमने कितना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर,
और 5 मीटर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर टाइम नहीं लिया, सपोज हमने टाइम नहीं लिया, हमने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, दो डायरेक्शन है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन में हमने ये कुछ डिस्टेंस ले लिया, ये भी डिस्टेंस है और ये भी सपोज डिस्टेंस है। अभी टाइम को भूल जाओ, टाइम को हम बाद में लेंगे। ठीक है, अब हमने बताया कि एक आदमी है कोई पी नाम का, उसकी पोजीशन हमको बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, किसके यानी इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के, इसके इस पॉइंट यानी ओरिजिन के रेफरेंस में इस P की पोजीशन बतानी है हमको। तो हमने बताया कि वो x डायरेक्शन में 4 मीटर है, यानी एक डायरेक्शन में कितना चला वो आदमी गया है, तो वो गया है 4 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा कि वो y में कितना है, तो हमने बताया वो y में है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। अब वो आदमी x में भी गया है और y में भी गया है, तो वो आदमी अभी है कहाँ, तो उसकी पोजीशन बताओ। तो उसकी पोजीशन के लिए हम क्या बताते हैं? कोऑर्डिनेट बताते हैं। क्या बताते हैं? कोऑर्डिनेट बताते हैं। कि कोऑर्डिनेट में हमेशा हम क्या बताते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट बताते हैं तो x का जो कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमने इसके लिए कोऑर्डिनेट बताया कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो p का कोऑर्डिनेट हमने बताया 4 3। क्या बताया? 4 3। तो पहला जो होता है वो हमेशा क्या होता है? x होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? y होता है। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास तो वो क्या होगा? z होगा। तो हमने p की पोजीशन बताने के लिए हमने कुछ कोऑर्डिनेट बताया आपको 4 और 3। अब आप चले गए कि आपको 4 किधर जाना है? 4 मीटर आपको जाना है x में और 3 मीटर आपको किस में जाना है? y में। ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि आपको 4 मीटर x में जाना है और 3 मीटर आपको कहाँ पर जाना है? y में जाना है। तो आप ये जो मीन पोजीशन है जिसको हमने बोला ओरिजिन से चले x में आपको कितना जाना है? तो x में आप चले गए 4 मीटर यहाँ पर। ठीक है, अब y में आपको कितना जाना है? 3 मीटर जाना है, तो y में ये आप चले गए 3 मीटर। अब 3 मीटर ये, तो यहाँ से आपने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी ये। ठीक है, और यहाँ से 4 मीटर से अब ये आपने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो P पॉइंट है वो कहाँ पर होगा? तो ये लाइन जो 3 से पास हो रही है और ये लाइन जो 4 से पास हो रही है, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है वो कोऑर्डिनेट किसके हैं? P का। यानी P पॉइंट अभी कहाँ पर है? तो P पॉइंट अभी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने क्या बता दिए? कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो 4 और 3। ये क्या बता दिया हमने? कोऑर्डिनेट बता दिए, यानी पोजीशन बता दी कि P कहाँ पर है। तो आप x में इतना चले जाइए, y में इतना चले जाइए, दोनों लाइन को मिला दिए, दोनों पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर P की पोजीशन है, वहीं पर P की क्या है? लोकेशन है। तो ये हमने क्या बता दिए? कोऑर्डिनेट बता दिए। ठीक है, तो अब अगर आपको जैसे कि P की अगर पोजीशन बतानी है और P की पोजीशन के लिए आपको किसी ने कोऑर्डिनेट बताए और वो कोऑर्डिनेट क्या बताए? -4 और 3। क्या बताए? -4 और 3 बताए। तो आप कहाँ पर जाओगे? तो आपने देखा यहाँ तो -4 3 है ही नहीं, तो कहाँ पर चले गए? आप चले गए, अब x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? -4 दे रखी है, यानी 1 2 3 और ये 4, ये सारी कैसी है? माइनस में वैल्यू है, तो 4 यानी यहाँ पर। ठीक है, y में कितना जाना आपको? 3, तो 1 2 3, यानी इसको आपने एक्सटेंड किया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पर जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -4 और 3। तो P की लोकेशन आपको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे जब भी आपको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, सेकंड जो पॉइंट है जो वैल्यू है वो y की होती है और थर्ड जो होती है वो किसकी होती है? z की होती है। तो इसके बारे में समय इजाज़त नहीं दे रहा है। इसके बारे में हमको जो टाइम डिस्टेंस जो ग्राफ बनाने हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने हैं, जितने भी ग्राफ हमको पढ़ने हैं इस काइनेमेटिक्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था सीलिया और फ्लैजिला के अंदर डिफरेंस क्या होता है। वो डिफरेंस आपको याद रखने, जैसे नंबर, साइज, लोकेशन, बीटिंग, मूवमेंट, टाइप्स और उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो बताए थे। जैसे सीलिया के जो फंक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू फ्लैजिला। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इंटरनल स्ट्रक्चर
अब आपको ये ध्यान रखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर भले सिलिया का हो या फ्लैजिला का हो, सेम टाइप होता है, इसके अंदर कोई डिफरेंस होता नहीं है। भले आपने फ्लैजिला का ही पढ़ा हो तो आप सिलिया के अंदर भी लिख सकते हो, सेम टाइप होता है, कोई डिफरेंस आता नहीं है, एक माइनर सा भी इसके अंदर डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके फंक्शन, इसके नंबर, इसके साइज, इसकी लोकेशन, इसकी बिटिंग और उसके मूवमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस हमने पहले देख लिया। आज जो हम देखने वाले हैं वो है उसका स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। कुछ भी कह लो, सिलिया को या फ्लैजिला को या फिर सिलिया एंड फ्लैजिला, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर मेन 2 पार्ट्स होते हैं, यानी इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसके अंदर मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, या अपन लिख सकते हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट, यानी मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, और दूसरा होता है इसके अंदर एक्सोनिम। दूसरा क्या होता है, एक्सोनिम, एक्सोनिम जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो सिलिया हो या फ्लैजिला उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कौन कौन से, तो एक हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक शीथ और दूसरा हो जाएगा एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट। अब ये होता क्या है, तो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ जो होती है वो क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, यूँ कह सकते हो आप, आउटर, ये आउटर पार्ट हो जाएगा। और एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो क्या करता है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब किसके, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट होगा, ये हो जाएगा इंटरनल। अब आपको ध्यान रखना हम स्ट्रक्चर ही इंटरनल पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट इंटरनल ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना प्रोटोप्लाज्मिक शीथ क्या होगी, आउटर कवरिंग होगी, और एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट क्या होगा, इंटरनल पोर्शन होगा। अब ये जो एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट होता है वही मेन पार्ट होता है आपके किसका, सिलिया और फ्लैजिला का। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ, अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है तो इसको सिर्फ हम लिखेंगे आउटर कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन वगैरह, उससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ आउटर कवरिंग आपको ध्यान रखनी है, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक होती है। तो एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट की बात करें तो ये क्या होता है, मेड अप ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। किससे बना होता है ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना होता है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो इसको भी हम नेक्स्ट टाइम जब सेल ऑर्गेनल में आएगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपको सीधे लिख लेना है और याद रखना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। तो अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है इनके अंदर, तो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अरेंज इन 9+2, ठीक है क्या, तो अरेंज इन 9+2 मैनर, या मैनर नहीं लिखो तो आप सीधे ही ध्यान रखना है 9+2 मैनर में क्या होता है, ये अरेंज होते हैं। अब ये 9+2 होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि 9+2 होता क्या है, उसी से आपको पता चलेगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये 9+2 दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 को या 2 को, लेकिन अब है क्या, तो 9 पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और 2 सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं ये है क्या पहले। तो 2 इन सेंटर मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन सेंटर। तो अपन लिख लेते हैं 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन सेंटर, था 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर। आपको ये ध्यान रखना है 9+2 का मतलब क्या होता है, तो 9+2 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या होते हैं, सेंटर में अरेंज होते हैं, और 9 क्या होंगे, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन पेरिफेरल, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन पेरिफेरल। ये पेरिफेरल रीजन में होते हैं, मतलब परिधि की तरफ, पेरिफेरल, तो वो सेंटर में हो जाएंगे और ये इसके चारों तरफ अरेंज होते हैं। तो 9 हो जाएंगे आपके सर्कुलर मैनर के अंदर, आपके क्या होंगे, चारों तरफ 2 सेंटर जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है उससे अरेंज होंगे। अब ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंटर के अंदर, उनको नाम दिया जाता है C1 एंड C2। आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, C1 और इसको कहते हैं C2। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन सा C1 है और कौन सा C2 है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो कौन सा C2 और कौन सा C1 है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किससे बने होते हैं, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बता देता हूँ। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं
ये सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके डायनिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन, यानी C1 और C2 पार्ट जो होता है वो किससे बना होता है? तो डायनिन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन है एक टाइप का डायनिन, उससे बने हुए रहते हैं आपके 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि जो डायनिन प्रोटीन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो है इनकी साइज क्या होती है C1 और C2 की, तो इनका जो डायमीटर होता है C1 हो या C2 हो, इनका जो डायमीटर हो, मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो वो कितना होता है? 250 एंगस्ट्रॉम। वो कितना होगा? 250 एंगस्ट्रॉम होगा। इसके बाद अगर अपन बात करें इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, तो C1 जो होता है उसके अंदर प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेक्शन। क्या निकले होते हैं? प्रोजेक्शन। मतलब प्रोजेक्शन अराइज होता है, जैसे हम बता दूँ ये सेंटर में यूँ समझ लीजिए C1 है और ये C2 है, दोनों पास में ही प्रेजेंट है। अब यहाँ से कोई प्रोजेक्शन निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन अराइज नहीं हो रहा था, ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा आपका C2। तो ये क्या हो जाएगा? विदाउट प्रोजेक्शन, मतलब इसके अंदर कोई प्रोजेक्शन होता नहीं है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, तो जो C1 और C2 होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, यानी मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ये ध्यान रखना आपको, ये प्रोटोफिलामेंट्स के बारे में ध्यान रखना है कि इसके अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं? तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। अब ये है क्या वो भी बता दूंगा आपको। 13 प्रोटोफिलामेंट्स, जैसे यूँ समझ लीजिए सेंटर के अंदर आपका ये क्या बना हुआ है? C1 बना हुआ है, और ये जो C1 होता है उसके अंदर क्या होता है? 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो 13 प्रोटोफिलामेंट्स कैसे होंगे? तो ये समझ लीजिए 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो ये क्या हो जाएंगे? 13 प्रोटोफिलामेंट्स हो जाएंगे। और ये आपका C1 को या C2 को प्रोजेक्शन है तो C1, प्रोजेक्शन नहीं है तो C2, ठीक है। तो ये हो गए इसके डिफरेंस, यानी 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है उसमें ध्यान रखना है ये डायनिन प्रोटीन से बने होते हैं, C1 हो या C2, और ये इसका डायमीटर कितना होता है? 250 एंगस्ट्रॉम होता है। इन दोनों के बीच में गैप पूछे तो 300 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसके बीच में एक क्रॉस ब्रिज होता है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। और ये किससे बना होता है? तो मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ये सारे क्या है? 13 प्रोटोफिलामेंट्स है। इसके बाद अगर अपन बात करें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो जो पेरिफेरल रीजन में होते हैं ये क्या होते हैं? डबलेट होते हैं। तो 9 डबलेट, ये क्या होता है? 9 डबलेट। अब 9 डबलेट का मतलब क्या होता है कि ये एक नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे बात की C1 और C2 दोनों अलग अलग थे और सिंगल फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल जो होगा वो क्या होगा? डबलेट होगा। मतलब ये कैसे बने हुए रहते हैं वो भी हमको जानना जरूरी है। तो जैसे हो जाएगा आपका ये A वाला माइक्रोट्यूब्यूल, या फिर एक माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गया, ये कंप्लीट होता है, और इससे एक हाफ सर्कल में दूसरा हुआ जुड़ा रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? B कहते हैं। ये क्या होगा? सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो ये क्या कहते हैं? आपके जो 9 होंगे, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे? 9 होंगे। और 9 में भी आपको ये ध्यान रखना है क्या होता है, ये एक सिंगल की बात करेंगे 9 वाले जो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं? डबलेट होते हैं। और डबलेट होते हैं उसमें जो कंप्लीट रिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? A, और जो इनकम्प्लीट होती है मतलब हाफ सर्कल में उससे जुड़ी हुई रहती है उसको कहते हैं हम B। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ये किससे बना होता है? एक तो 9 डबलेट होते हैं, दूसरी बात ये किससे बना हुआ रहता है? तो इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो क्या होता है? मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मतलब इसकी ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि ये डायनिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है जो A वाला पार्ट है आपका, मतलब A वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल से B से जो अटैच है, तो A वाला जो होता है इसमें 2 आर्म होती है। क्या होती है? आर्म, ठीक है। तो इसमें 2 आर्म होती है, एक बाहर की तरफ होती है और एक इनर साइड में होती है। तो 2 आर्म कैसे होगी? यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता कौन सी इनर है कौन सी आउटर है, पर जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी आउटर है। तो जैसे ये आउटर वाली जो आर्म होती है वो कुछ हुक लाइक होती है। कैसी होती है? हुक लाइक होती है। और आपकी जो इनर होती है वो अंदर की तरफ बनी हुई रहेगी, और वो कैसी रहेगी? वो सिर्फ फोल्ड होती है, हुक लाइक होती नहीं है। तो आपको ध्यान रखना बाहर वाली आर्म, यानी ये कैसे हो जाएगी? आउटर आर्म हो जाएगी, आउटर आर्म। और जो ये हो जाएगी ये क्या होगी? इनर आर्म। तो ये हो जाएगा आपके इनर आर्म हो जाएगी।
अब आपको ध्यान रखना है ए और बी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जो ए होता है उसके अंदर कितने माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, कितने माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना होता है, तो ये 13 माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना होता है। और आपका जो बी वाला होता है वो 10 माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि C1 और C2 दोनों की बात करें तो C1 हो या C2 हो, दोनों क्या होते हैं 13 माइक्रोफिलामेंट से मिलके बने होते हैं। तो आपका जो ये ए और बी है वो क्या होते हैं प्रोटोफिलामेंट, सॉरी माइक्रोफिलामेंट नहीं। तो जो आपका ये ए और बी है तो ए होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है, जबकि आपका बी जो होता है वो 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना होता है। जैसे अरेंज कैसे होते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हो गए 10 इसके अंदर प्रोटोफिलामेंट्स। और ए जो होगा उसके अंदर कितने होंगे 13 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। ये प्रोटोफिलामेंट से ही मिलके बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर 13 होते हैं और इसके अंदर 10 होते हैं। अब ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं पेरिफेरल होते हैं। पेरिफेरल का मतलब क्या होगा आउटसाइड होंगे। ये 9 डबलेट होते हैं। डबलेट का मतलब क्या होगा एक ही माइक्रोट्यूब्यूल्स ये आपका जो बना हुआ है आउटसाइड जो रहेगा उसमें क्या होता है 2 होते हैं, 1 और 2, मतलब ए और बी इसको हम डिनोट करेंगे, जिसमें बी वाला जो होगा वो क्या होगा आपका हाफ होगा और ए वाला जो होगा वो कंप्लीट सर्कल होगा। और इसके अंदर 2 आर्म होती है, एक इनर आर्म और दूसरी होगी आउटर आर्म। इनर आर्म आउटर आर्म जो होती है वो क्या होती है हुक लाइक होती है, और इनर वाली जो होती है वो क्या होती है कैसी होती है आपके उसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता नहीं है, मतलब इंटरनली होती है। तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना होता है और ये 10 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। इसके बाद इसका जो बचता है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यानी उसका स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करते हैं तो टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम होता नहीं है। लेकिन एक बार मैं इसको वापस रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे मैं बात करूँ सिलिया एंड फ्लैजिला की, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है बिल्कुल सेम होता है। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीट। ये प्रोटोप्लाज्मिक शीट जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तब मैं बताऊंगा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब आउटसाइड प्रेजेंट होती है एक लेयर। जैसे किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें वैसे ये भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो जो आउटर उसकी कवरिंग होती है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सोनिम या एक्सियल फिलामेंट, जो इंटरनल होता है। लेकिन किसके इंटरनल, इस प्रोटोप्लाज्मिक शीट के इंटरनल होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम इंटरनली पढ़ रहे हैं तो ये दोनों पार्ट इंटरनल है, लेकिन ये आउटर होगा और ये इंटरनल होगा। इसके बाद जो एक्सोनिम होते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखनी है कि मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे मिलके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। और ये अरेंज कैसे होते हैं अरेंज इन 9+2 मैनर, मतलब ये 9+2 क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये कैसे अरेंज होते हैं तो 9+2 के मैनर में होते हैं। 9 क्या हो जाएगा आपका पेरिफेरल रीजन में अरेंज होंगे। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग क्या होंगे पेरिफेरल रीजन में सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं। किसके आउटसाइड, मतलब आउटसाइड होंगे आपके 2 वाला सेंटर में होगा और उसके आउटसाइड 9 पेरिफेरल अरेंज होते हैं। तो जो 2 होते हैं वो सेंटर में होते हैं और 9 जो होते हैं वो आपके पेरिफेरल जोन में होते हैं। जो 2 सेंटर में है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं तो C1 और C2 कहते हैं। वाई C1 एंड C2 तो सेंटर में, इसलिए C1 एंड C2 कह देंगे। इसलिए सिलिया यूं मत डिनोट करना है, क्योंकि सिलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो C1 और C2 हो गए। और इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी मैं बनाऊंगा कि जो C1 वाला पार्ट होता है उस पर क्या होता है प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं। प्रोजेक्शन मतलब यूं करके इससे प्रोजेक्शन अराइज होते हैं, और जबकि आपका C2 होता है वो विदाउट प्रोजेक्शन होता है। इसके बाद हम देखें तो जो C1 एंड C2 होता है वो डायनीन प्रोटीन बना हुआ रहता है। इसका डायमीटर होता है 250 एंगस्ट्रम। आपको ये ध्यान रखना है कि अकेले C1 का डायमीटर पूछे आपको 250 एंगस्ट्रम होता है, दोनों का मिला के पूछे तो 500 एंगस्ट्रम, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है 250 एंगस्ट्रम, ये भी 250 एंगस्ट्रम हो जाता है। इसके बाद मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। C1 और C2 दोनों जो होते हैं सिंगल 13 प्रोटोफिलामेंट से बने हुए रहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये पेरिफेरल जोन में होते हैं। 9 डबलेट भी कहते हैं इसको। 9 डबलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो वो डबलेट होता है। डबलेट मतलब एक इनर की तरफ होता है, एक आउटसाइड होता है। ए वाला जो होगा उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, जबकि बी वाला 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बना हुआ रहता है। जो ए वाला है उस पर 2 आर्म होती है, एक इनर आर्म दूसरी आउटर आर्म। इन आउटर आर्म जो होगी वो कैसे होगी हुक लाइक होगी, जबकि इनर आर्म आपके नॉर्मल होती है। अब ये काम क्या करते हैं, ये कैसे फंक्शन करेंगे, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन था, कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल है क्या है वगैरह। और इसके बाद जो बचता है वो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लेसन 6 चल रहा है। हम अभी जो कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज़ एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है उसका एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन सारे वैसे ही हैं जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आई होप एग्जाम्पल्स आपसे सॉल्व हो रहे हैं। जैसे इसका लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ योर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 and the another is x y is greater than equal to 2। ओके, ये इक्वेशन है। दो इन इक्वेशंस आपको दे रखी है, x is greater than equal to 3, y is greater than equal to 3 और ऊपर का है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, या फिर ये जो पूरा सिस्टम दे रखा है इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तरीका मैंने बताया, सबसे पहले दो पार्टीशन करो उसके, मतलब एक साइड एक इक्वेशन, दूसरी साइड दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इस इन इक्वेशन के साइन को हम इक्वल टू 1 लगाएंगे, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर y है ही नहीं। अगर इसकी बात की जाए y इज़ नॉट देयर, y है ही नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ कह सकते हैं कि हर कंडीशन के लिए हमारा x इक्वल टू 3 ही रहेगा और यहाँ पर हर कंडीशन के लिए y इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट ही रहेगा। तो x इक्वल टू 3 को ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया जाता है उससे भी पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पुट 0 0 इन इक्वेशन, तो कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली सामने हमारे पास x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। चाहे y का वैल्यू कुछ भी है x इक्वल टू 3 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि y अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 फाइनल है। ओवरऑल द होल जो इस इक्वेशन के लिए हम लाइन प्लॉट करेंगे उसके लिए x इक्वल टू 3 ही रहेगा हमेशा और यहाँ पर y इक्वल टू 2 ही रहेगा, बाकी सबसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ पुट 0 0 इन द इन इक्वेशन, x और y की जगह पर 0 रखो, y तो है नहीं, x की जगह पर 0 रखो, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 0 ये बताओ कि वो 3 से बड़ा है छोटा, छोटा है, मतलब ये गलत कह रहा है। सिंस कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, देयरफॉर सेकंड रीजन यानी कि अवे फ्रॉम 0 वुड बी द सॉल्यूशन। वो इसका सॉल्यूशन होगा। सेम यहाँ पर करते हैं, पुट 0 0 इन इक्वेशन, पुट 0 0 इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन कंडीशन इज फॉल्स, गलत है, असत्य है। देयरफॉर सेकंड रीजन, सेकंड हाफ रीजन away from 0 would be the solution। ठीक है, क्लियर है। दोनों के लिए अवे फ्रॉम 0 ही आया है और कोऑर्डिनेट्स आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो प्लॉट करते हैं, दोनों को नेम्स दे दो। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ प्लॉट करते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। y इक्वल टू 2 को और x इक्वल टू 3 को कैसे प्लॉट करेंगे, तो सी दिस थिंग, वन 2 3 और यहाँ आ रहा है 1 2 3 4। अब देखो x इक्वल टू 3, पहले पॉइंट बताओ कहाँ है x इक्वल टू 3, इज द पॉइंट। ओवरऑल पूरी की पूरी, अब ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन पावर 1 है तो बनना तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में तो चाहे जो हो जाए, चाहे y की हाइट, y की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा x इक्वल टू 3 ही रहेगा। तो हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम y इक्वल टू 1 पर x देख रहे हैं, तो y इक्वल टू 1 पर x जो है 3 ही रहेगा। चाहे y इक्वल टू 2 पर कहे
तो भी हमारा 3 ही रहेगा, चाहे 3 ही क्यों ना हो y की वैल्यू, हमारे x की वैल्यू तब भी 3 ही रहेगी। और जब y की वैल्यू 100 ही क्यों ना हो, हमारा जो x है उसका वैल्यू 3 मतलब 3 ही रहेगा। चाहे हम इनफाइनाइट पर भी क्यों ना पहुंच जाए इस इक्वेशन के लिए, तब भी ये जो हमारा x का वैल्यू है वो 3 ही रहेगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट को जब हम, तो जो पॉइंट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो x पर तो इतना चला और y पर इतना चला, तो y चाहे कितना ही वेरी करे लेकिन x इज फिक्स्ड, हमेशा 3 ही आएगा। तो कहने का मतलब आपके जो पॉइंट्स बनेंगे जब आप उनको मैच करोगे तो वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा 3 पर। कहने का मतलब हमेशा x डिस्टेंस 3 ही रहेगी। तो अगर आपको x इक्वल टू 3 को ड्रॉ करना है, इसका मतलब उस 3 पॉइंट पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी y के अलोंग, जो ये चीज़ बताएगी कि एट एनी पॉइंट ऑफ y के किसी भी पॉइंट पर x का वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगा। इस पर 3, इस पर 3, इस पर 3, तो x इक्वल टू 3 की अगर अपन लाइन प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 3 की लाइन प्लॉट करते हैं तो वो y के पैरेलल जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, नाउ द सेकंड वन y इज इक्वल टू 2, तो चूज करो। तो भले ही x का वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, भले x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू 2 ही रहेगा। चाहे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 ही रहेगा, इसके लिए भी 2 ही रहेगा, इसके लिए भी 2 ही रहेगा। इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज आनी है वो ऐसे ही आनी है। तो हम यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, y इक्वल टू 2 करना है, इसका मतलब x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। जब भी y इज इक्वल टू समथिंग लिखा होता है, 3 मान लेते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, और x इक्वल टू समथिंग है, जैसे x इक्वल टू 5, तो ये पैरेलल टू y के पैरेलल जाएगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। उससे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये होगा y इक्वल टू 2 के लिए। अब इनके जो रीजन्स होंगे, ये लाइन तो वो हो गई, रीजन सारे आ रहे अबव फ्रॉम 0, तो ये अबव फ्रॉम 0, ये किसका y इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये पूरा रीजन आ रहा है यहाँ से लगा करके ऊपर तक जा सकता है। आपके ऊपर आप कहाँ तक ले जाते हो, पर पूरा पेज फिल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा रेंज ही लेते हैं। कहने का मतलब इसके ऊपर का सारा एरिया कवर हो रहा है। तो ये एरिया आपका हो गया पूरा का पूरा, y इज कौन सा था ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला। ठीक है, ये पूरा रीजन अब एज इट इज किसके लिए बनेगा, x इक्वल टू 3 के लिए, तो इसका रीजन होगा ये भी अबव फ्रॉम 0, अवे फ्रॉम 0, तो इसका रीजन भी ऐसा ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है। तो ये वाला जो ये फील्ड है पूरा का पूरा, एक तो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये फील्ड ये भी कहता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर दोनों में कॉमन रीजन पूछा जाए तो कॉमन रीजन कौन सा है, डबल शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया। क्योंकि देखो इसके ऊपर वाला एरिया, इसके इधर वाला एरिया, तो ये एरिया तो ओनली इसी का है, x का जो भी वैल्यू बन रहा है, y इज, ये लाइन है आपका y इक्वल टू 2 का, ये है लाइन आपका x इक्वल टू 3 का। लेकिन जैसे ही रीजन की बात आ जाती है तब ग्रेटर देन इक्वल टू लगना शुरू होता है। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का रीजन ऊपर वाला, इसका ये वाला हो गया। तो कहने का मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक यहाँ ऊपर एक यहाँ ये, तो ये जो ब्लॉक है ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो ये आपका जो कॉमन रीजन है इसको नाम दे सकते हो OABC। तो OABC इज द सॉल्यूशन रीजन, इज द solution region for the given
सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन है उसका जो ये रीजन आएगा, ये ओ तो ये ले लिया था, तो ओ डैश ले लो, ओ डैश ए बी सी, ओ डैश ए बी सी आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन रहेगा। इसी तरीके से बाकी सबका सॉल्यूशन भी आपको निकालना रहेगा और ग्राफिकली उसको प्लॉट करना रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी रीजन निकालना है आपको, देखना है कॉमन रीजन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रीजन में y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी आ रहा है और इसमें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी आ रहा है, तो ये रीजन आपका फाइनल सॉल्यूशन रीजन रहेगा। इसके बाद जो है पूरी इक्वेशन में सेम टू सेम क्वेश्चन से मे बी पॉसिबल एक के साथ 3 इक्वेशंस आपको दी जाए, 2 इक्वेशन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, 3 इक्वेशंस दे दी जाए, उसमें भी आपको यही देखना है कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कौन सा रीजन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में ही आ रहा है, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं आपके इस चैप्टर में, बस इतना ही है। फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे 3 इक्वेशन वाला है, देख लो, मैं शॉर्टली आपको सम अप करवा देती हूँ वो। जैसे 2x + y, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ये 2 इक्वेशन वाला है, 3 वाला देखते हैं, इसमें 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, जैसे ये उसमें है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 में ये चीज़ ज़रूर है, 3x + 2y less than equal to 12, x is greater than equal to 1 and the y is greater than equal to 2। ये 3 चीज़ें हैं। ओके, ये 3 इक्वेशन को, इन इक्वेशन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट पॉइंट्स बना के बता रही हूँ मैं आपको, आप लोग फेयरली इसको करेंगे सिस्टमेटिकली। फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एट x = 0, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू। अब इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिखेंगे, पहली चीज़ 3x + 2y = 12, इसको लिखेंगे x = 1 और इसको लिखेंगे x = 2, किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए। बाकी अगर रीजन डिसाइड करना है तो लेस देन ग्रेटर देन जो भी है वो साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एट x = 0 पर देखो y का वैल्यू क्या बनेगा, 2y = 12 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y = 2 12 मतलब 12/2 हो जाएगा, विच इज़ योर 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो पहला एक कोऑर्डिनेट बन गया 0 6, एट y = 0, y 0 पे क्या हो जाएगा, 3x = 12, तो यहाँ से x = आ जाएगा 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 4 12, x = 4, तो नाउ कोऑर्डिनेट इज 4 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड हो गए 0 6 एंड 4 0, और ये कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बने हुए। अब आपको इनको हम ग्राफिकली लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके रीजन डिसाइड कर सकते हैं। रीजन डिसाइड करने के लिए इन दोनों के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, तो ये इसका आ जाएगा फर्स्ट रीजन, और इन दोनों में सिंस ग्रेटर है तो ये सेकंड रीजन वाले हो जाएंगे। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों में ही सेकंड रीजन काम आएगा। तो आप प्रॉपरली इस चीज़ को लिखेंगे, मैंने शॉर्टली आपको सम अप करवा दिया कि फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट के लिए तो आ रहा है फर्स्ट रीजन यानी कि टूवर्ड्स द 0, एंड बाकी दो के लिए अवे फ्रॉम 0 यानी कि सेकेंड रीजन। अब इसको प्लॉट करते हैं, x = 1 है और y = 2 है यहाँ पर। प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से होगा ये, क्या क्या कोऑर्डिनेट से 6 4 यहाँ तक जा रहा है, तो 1 2
3 4 5 6 5 and 6 और इसमें 4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स आए फर्स्ट इक्वेशन के लिए लेते हैं 0 6 एंड 4 0। तो ओरिजिन 0 पर 6 और इस पे 4 0, एक्स कोऑर्डिनेट पे 4 और वाई जो हाइट है वो 0 है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए। दिस इज फॉर इक्वेशन 1 विच इज योर 3x + 2y इज इक्वल टू 12। चाहे तो लेस देन इक्वल टू ले लेंगे जब रीजन की बात की जाएगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई इसकी। अब सेकंड इक्वेशन यानी x इक्वल टू आपका क्या था 1 और y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 चाहे y का पॉइंट वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू हमेशा यही रहेगा x इक्वल टू 1। तो 1 के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए y के ही पैरेलल। ये मे भी थोड़ी कर्व बन गई मेरी, आप जो पेंसिल से बनाएंगे प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका x इक्वल टू 1 पर एक परपेंडिकुलर की तरह स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ इज योर इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, x इक्वल टू 1 के लिए लाइन ड्रॉ करिए, y इक्वल टू 2 के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 2 पॉइंट पर y x के अलॉन्ग करेंगे। जब भी x इक्वल टू या y इक्वल टू कहा जाता है तो आपको उसके अपोजिट एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी रहती है। आपको कहा जाए x इक्वल टू 5 की लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब y के पैरेलल आपको उस x इक्वल टू 2 पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू 2 कहा जाए मतलब y इक्वल टू 2 पॉइंट चूज कर दिया, नाउ x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 2 की लाइन और ये हो गई आपकी x इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। रीजन की हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये जो इक्वेशन 1 है इसका रीजन जो है वो जैसे जाहिर सी बात है 0 इज लेस देन 12, तो टूवर्ड्स द 0 है इसका जो डायरेक्शन है। टूवर्ड्स द 0, तो सारी चीज़ें कवर हो रही है, इसके नीचे वाली सारी चीज़ें। और इन दोनों के लिए y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 के लिए, ये है आपका x इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 1 का रीजन जो बन रहा है वो अवे फ्रॉम द 0 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन दे रखा है, वहाँ पर ग्रेटर देन दे रखा है। तो सेकंड रीजन बनेगा 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स कंडीशन रहेगी। तो ये पूरा रहेगा। आप चाहे तो शेडेड यूज़ कर सकते हैं, एरोज इसलिए बता रही हूँ मैं कि आपको पता चले। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अपने को पता चल गया। अब बचा क्या, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सा रीजन होगा, तो मैं इसके लिए डॉट्स यूज़ कर रही हूँ। y इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन है आपकी y इक्वल्स टू 2 वाली। ठीक है, तो ये भी आपकी अवे फ्रॉम 0 ही बन रहा है, ये ऐसा है कुछ। मैं एरोज यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं ये सारी चीज़ों को तो हमको पता चलता है कि कॉमन रीजन कौन सा है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों इक्वेशन की लाइन्स आ रही है। तो देखो, एरो वाले जो ब्लू कलर के थे वो तो थे x इक्वल टू 1 के विदाउट एरो, और ये ग्रीन वाला जो था वो था y इक्वल टू 2 का, और वाइट लाइंस जो है, तो ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल रही है। तो देखो जिगजैग बन गया, इसका मतलब ये दोनों तो मिल रही है x और y वाले। अब यहाँ पर इसके साथ साथ वाइट वाली लाइंस भी अवेलेबल है, इसका मतलब ये जो रीजन हमको दिखा जिसमें वाइट लाइंस भी अवेलेबल है
कुछ इस तरीके से। वाइट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, वाइट भी है और ब्लू भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो रीजन आया हमारे पास, दैट इज द कॉमन रीजन, क्योंकि इसमें x का भी आ गया, y का भी आ गया, तीनों इक्वेशंस का आ गया, ये पूरा पूरा कॉमन रीजन है। इसको नेमिंग दे देते हैं हम MNO, रीजन MNO is the region solution of given system। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है कि कहाँ कॉमन आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ओके, आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एक्सेस से सारे क्वेश्चन सेम है, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप चाहे तो उनको भी कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक नया चैप्टर होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।